नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, पर उसकी गूंज आज भी हमारी कलाओं में सुनाई देती है। हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रदर्शन कलाओं के प्राचीन ग्रंथों की और उनका जो स्थायी प्रभाव रहा है उस पर। तो हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं आज की चर्चा के लिए। एक तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसे भारतीय नाटक, नृत्य और संगीत का आधार ही माना जाता है। फिर नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण पर भी बात करेंगे, जो खासकर नृत्य की बारीकियों पर रोशनी डालता है। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कैसे गीता गोविंद, रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं, उन्होंने सिर्फ नृत्य या नाटक ही नहीं बल्कि चित्रकला को भी कैसे प्रेरित किया है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ ये जानना नहीं कि ये ग्रंथ क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना कि इनकी बुनियाद पर जो कलाएं खड़ी हैं वो इतनी जीवंत और प्रभावशाली क्यों हैं। और ये भी देखेंगे कि ये प्राचीन कॉन्सेप्ट्स आज के कलाकारों और दर्शकों के लिए भी कैसे रेलेवेंट हैं। और शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नाट्यशास्त्र को अक्सर पांचवां वेद कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए इसी परत को खोलते हैं। नाट्यशास्त्र, जिसे ऋषि भरत मुनि ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच संकलित किया, इसे पांचवां वेद कहने का क्या मतलब है? हाँ, ये उपाधि अपने आप में इसके महत्व को दिखाती है। देखिए, वेद तो ज्ञान के सर्वोच्च स्रोत माने जाते हैं, है ना? और नाट्यशास्त्र को उनके बराबर रखना ये बताता है कि प्रदर्शन कलाओं को भारतीय परंपरा में कितना ऊंचा स्थान दिया गया था। अच्छा। और इसे पांचवा वेद इसलिए कहा गया क्योंकि भरत मुनि ने बहुत ही कुशलता से चारों वेदों का सार इसमें मिला दिया। जैसे ऋग्वेद से पाठ्य लिया, मतलब कविता, संवाद। सामवेद से गीत यानी संगीत। यजुर्वेद से अभिनय, यहाँ अभिनय का मतलब है कर्मकांडीय क्रियाओं का एक तरह से प्रदर्शनकारी रूप। और अथर्ववेद से रस यानी भावनाएं और सौंदर्य शास्त्र। तो ये सिर्फ कला का शास्त्र नहीं बल्कि ज्ञान का एक तरह से मिला जुला रूप था। बिल्कुल, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि ज्ञान और अनुभव का एक गहरा संगम था। और कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी दैवीय प्रेरणा से हुई थी। कुछ कहानी है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल। कथा है कि देवता लोग थोड़े चिंतित हुए कि वैदिक ज्ञान और जो कर्मकांड है वो आम लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे, और मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। अच्छा। तब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से तत्व लेकर इस नाट्य वेद की रचना की और इसे भरत मुनि और उनके शिष्यों ने पृथ्वी पर उतारा। और इसका उद्देश्य था सर्ववर्णिकम, मतलब सभी वर्णों के लिए, सभी वर्गों के लिए सुलभ होना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के हिसाब से। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो इस ग्रंथ की संरचना कैसी है? मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? आपने नाट्य, नृत्य और नृत्य का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। करीब 36 अध्याय हैं इसमें, और ये प्रदर्शन कला के लगभग हर पहलू को कवर करता है। इसमें नाट्य है यानी नाटक या ड्रामा, जिसमें कहानी और डायलॉग्स मेन होते हैं। ठीक है। फिर है नृत्य यानी इमोशनल एक्सप्रेशन वाला डांस, जिसमें चेहरे के भावों से, हाथ के इशारों से कहानी कही जाती है, मतलब अभिनय वाला हिस्सा। और तीसरा है नृत्य। ये है शुद्ध रिदमिक डांस। इसमें भावों से ज्यादा ताल और बॉडी मूवमेंट की सुंदरता पर जोर होता है। और इसमें अभिनय के प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन है, जैसे वो आंगिक, वाचिक, ये सब। हाँ, बिल्कुल। अभिनय यानी प्रस्तुति के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला आंगिक, शरीर के अंगों से अभिव्यक्ति, हाथ, पैर, गर्दन, आंखें, इन सब की मूवमेंट। दूसरा वाचिक यानी आवाज का प्रयोग, डायलॉग, गाना, आवाज का उतार चढ़ाव। ठीक है। तीसरा आहार्य, मतलब वेशभूषा, मेकअप, स्टेज की सजावट, ये कैरेक्टर और माहौल को सेट करते हैं। राइट। और चौथा, जो सबसे सूक्ष्म है, वो है सात्विक। सात्विक वो क्या होता है? सात्विक मतलब कलाकार के अंदर से जो सच्ची भावनाएं उपजती हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, आंसू आना, कांपना, ये चीजें बनावटी नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, और यही सात्विक अभिनय है जो परफॉर्मेंस को असली गहराई देता है। यहाँ ये बात सोचने वाली है। एक तरफ तो ये ग्रंथ इतना व्यवस्थित और तकनीकी है, मतलब स्टेज कैसा हो, पर्दे कैसे हों, कौन से वाद्य यंत्र बजें, यहाँ तक कि ऑडियंस कैसे बैठे।
और दूसरी तरफ ये भावनाओं और आत्मा की बात कर रहा है। इन दोनों में संतुलन कैसे बनता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। यही तो नाट्यशास्त्र की खूबी है। ये सिर्फ एक कैसे करें वाली गाइड बुक नहीं है। ये मानता है कि जो बाहरी तकनीक है, जैसे सही मुद्राएं, सही कॉस्ट्यूम, सॉफ्ट डायलॉग, वो अंदर के भाव यानी रस को जगाने का एक साधन है, एक जरिया है। अच्छा, तकनीक आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ एक कला ग्रंथ नहीं, एक दार्शनिक ग्रंथ भी है। ये मानता है कि कला का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो दर्शक के मन में रस की अनुभूति कराना है, एक ऐसा एस्थेटिक या इमोशनल अनुभव जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाकर एक अलग ही तरह का आनंद दे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, अभिनय दर्पण, इसे नंदिकेश्वर ने लिखा लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी में। ये नाट्यशास्त्र के विशाल सागर में से खास तौर पर नृत्य और अभिनय की बारीकियों पर फोकस करता है। तो ये नाट्यशास्त्र का ही एक हिस्सा है या अलग है? इसे आप नाट्यशास्त्र का पूरक मान सकती हैं, या कह लीजिए कि डांस के लिए एक स्पेशल गाइड बुक। देखिए, नाट्यशास्त्र तो नाटक, संगीत, मंच सब पर विस्तार से बात करता है, पर अभिनय दर्पण मुख्य रूप से अभिनय पर, खासकर आंगिक अभिनय यानी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक अभिव्यक्ति पर जोर देता है। तो इसमें किस तरह की बारीकियों का वर्णन है? मतलब क्या खास है इसमें? इसमें हस्त मुद्राओं का, मतलब हाथ के इशारों का बहुत डिटेल्ड वर्गीकरण है। जैसे असंयुक्त हस्त जो एक हाथ से बनते हैं, पताका, त्रिपताका वगैरह, और संयुक्त हस्त जो दोनों हाथों से बनते हैं, जैसे अंजलि, कपोत। हर मुद्रा का अपना एक खास मतलब होता है जिससे डांसर बिना बोले पूरी कहानी कह सकता है। वाह! इसके अलावा दृष्टि भेद यानी आंखों की अलग अलग गतियां और भाव, शिरोभेद, सिर की गतियां, ग्रीवा भेद, गर्दन की गतियां, इन सब का वर्णन है। तो ये नाट्यशास्त्र से ज्यादा कंसाइज और प्रैक्टिकल हुआ, खासकर डांसरों के लिए। हाँ, बिल्कुल। नाट्यशास्त्र की तुलना में ये ज्यादा संक्षिप्त और व्यावहारिक है। और आज भी भरतनाट्यम जैसे कई क्लासिकल डांस का आधार अभिनय दर्पण के सिद्धांत ही है। ये दिखाता है कि कैसे स्पेसिफिक नॉलेज को समय के साथ और प्रभावी बनाने के लिए कंसोलिडेट किया गया। अद्भुत। मतलब एक बड़ा ज्ञान कोश नाट्यशास्त्र और फिर उसी ज्ञान को डांस के लिए फोकस करने वाला ग्रंथ अभिनय दर्पण। बहुत खूब। अच्छा, अब वापस आते हैं रस पर, जिसका जिक्र नाट्यशास्त्र में है। हमने नवरस की बात की थी शुरू में। ये कॉन्सेप्ट क्या है और प्रदर्शन कलाओं के लिए इतना सेंट्रल क्यों है? रस, ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र का कह सकते हैं मूल तत्व है, कोर है। इसे अक्सर भावनात्मक स्वाद या एस्थेटिक प्लेजर के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये वो एहसास है जो दर्शक को कला का अनुभव करते समय होता है। तो ये सिर्फ इमोशन नहीं है, उससे कुछ अलग है। हाँ, ये सिर्फ कच्ची भावना नहीं है, बल्कि भावना का एक परिष्कृत, एक कलात्मक अनुभव है। भरत मुनि ने शुरू में 8 रस बताए थे: श्रृंगार, प्रेम, हास्य हंसी, करुण दुख, रौद्र क्रोध, वीर वीरता, भयानक डर, बिभत्स घृणा और अद्भुत आश्चर्य। और 9वां रस, वो शांत रस, वो बाद में जोड़ा गया था। हाँ, अभिनव गुप्त जैसे बाद के जो विद्वान हुए, उन्होंने 9वां रस शांत, शांति या वैराग्य इसमें जोड़ा। ये दिखाता है कि एस्थेटिक्स की समझ भी समय के साथ इवॉल्व हुई। हर रस का एक स्थायी भाव होता है, मतलब वो मेन इमोशन जो उस रस को जन्म देता है। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। अच्छा। और हर रस का अपना एक रंग और एक देवता भी माना गया है, जो उस रस के कैरेक्टर को और साफ करता है। कुछ उदाहरणों से समझें, जैसे श्रृंगार और रौद्र में क्या कॉन्ट्रास्ट है रंग और देवता के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। जैसे श्रृंगार रस है, स्थायी भाव प्रेम, रति, रंग हल्का हरा, देवता विष्णु। ये कोमलता, सुंदरता, आकर्षण से जुड़ा है। दूसरी तरफ रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध, रंग लाल, देवता रुद्र यानी शिव। ये उग्रता, विनाश, प्रचंडता का भाव है, बिल्कुल विपरीत। और भयानक रस, स्थायी भाव भय, रंग काला, देवता काल। ये असुरक्षा, चिंता का भाव जगाता है। और जो बाद में जोड़ा गया शांत रस, स्थायी भाव शम, शांति, निर्वेद, रंग सफेद, देवता नारायण।
ये वैराग्य और परम शांति की अवस्था को दिखाता है। तो ये सिर्फ भावनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क लग रहा है कि कलाकार कैसे अपनी परफॉर्मेंस से अलग अलग इमोशनल स्टेट्स दर्शकों में जगा सकता है। एकदम सही। ये फ्रेमवर्क कलाकार को एक गाइड की तरह मदद करता है कि किस भाव को पैदा करने के लिए किस तरह का अभिनय, शारीरिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक इस्तेमाल किया जाए। और जब दर्शक उस रस का अनुभव करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि एक तरह का इमोशनल प्यूरिफिकेशन, या जिसे कैथारसिस कहते हैं, वो होता है। कैथारसिस। हाँ, यही इन सिद्धांतों की गहराई है जो आज भी कलाकारों को इंस्पायर करती है। इन सिद्धांतों रस, अभिनय, नाट्य, नृत्य को जब हम असल में परफॉर्मेंस में देखते हैं तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र आता है। संगीत नाटक अकादमी ने 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। क्या हम इनमें से कुछ पर नजर डाल सकते हैं कि वो इन सिद्धांतों को कैसे असल में दिखाते हैं? जरूर। ये 8 डांस फॉर्म्स अपने आप में बहुत यूनिक है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण के सिद्धांतों से जुड़े हैं। सब में नृत्य यानी प्योर डांस, नृत्य यानी एक्सप्रेशन वाला डांस, और कभी-कभी नाट्य, ड्रामा वाला एलिमेंट का मिक्सचर होता है। तो चलिए कुछ प्रमुख नृत्यों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं शायद सबसे ज्यादा जाने जाने वाले भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम, हाँ, ये तमिलनाडु से है। अपनी ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन, तेज फुटवर्क जिसे अडवूस कहते हैं, और बिल्कुल साफ हस्त मुद्राओं जो अभिनय दर्पण से प्रेरित है, के लिए जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों से हुई थी, है ना? सदिर नृत्य। हाँ, मंदिरों के सदिर नृत्य से। इसमें नृत्य और नृत्य दोनों का बहुत सशक्त प्रदर्शन होता है, और अक्सर भक्ति और श्रृंगार रस इसमें प्रमुख होते हैं। और केरल के 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। इनमें क्या मुख्य अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, होता है। देखिए, मोहिनीअट्टम पूरी तरह से लास्य शैली का नृत्य है, मतलब कोमल लहराती हुई गतियां जो ज्यादातर स्त्री सुलभ मानी जाती हैं। इसका नाम ही मोहिनी, विष्णु का स्त्री अवतार, और अट्टम नृत्य से बना है। अच्छा। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता होती है। दूसरी ओर कथकली एक डांस ड्रामा है। इसमें तांडव शैली जो पुरुषोचित और ओजस्वी होती है, उसका प्रभाव ज्यादा है। और इसका मेकअप, वो तो कमाल का होता है। हाँ, उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका बहुत डिटेल्ड और सिंबॉलिक मेकअप और कॉस्ट्यूम। वो आहार्य अभिनय का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसी से पात्रों को पहचाना जाता है, देवता, दानव, नायक। इसमें महाभारत और रामायण की कहानियों का नाट्य रूपांतरण होता है, और वीर, रौद्र, भयानक जैसे रस इसमें ज्यादा दिखते हैं। अच्छा, अब उत्तर भारत की तरफ चलें तो कथक। हाँ, कथक ये उत्तर प्रदेश से है। इसका मूल है कथा कहे सो कथक कहलाए, मतलब कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग डांस। बिल्कुल। इसमें चक्कर, तेज घुमाव, पैरों की बहुत कॉम्प्लेक्स रिदम जिसे तत्काल कहते हैं, और चेहरे के भावों से कहानी कही जाती है। इस पर मुगल दरबार का भी असर दिखता है, तो इसमें एक खास दरबारी नजाकत भी है। इसमें नृत्य और नृत्य दोनों का बड़ा सुंदर बैलेंस होता है। और पूरब में ओडिशी, मणिपुरी, सत्रिया, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ओडिसी अपनी त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है, मतलब शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ होता है, जैसे मूर्तियों में होता है, और बहुत ग्रेसफुल स्कल्पचर जैसी पोजीशंस होते हैं। इसकी जड़ें भी मंदिर नृत्य परंपरा में है, और इसमें लास्य की प्रधानता होती है। मणिपुरी मणिपुर से अपनी बहुत ही सॉफ्ट, धीमी और वेवी मूवमेंट्स के लिए फेमस है। इसमें अक्सर घुटनों को मोड़कर डांस किया जाता है। ये ज्यादातर राधा कृष्ण की रासलीला पर फोकस्ड है, तो भक्ति और श्रृंगार रस प्रमुख हैं। और सत्रिया, ये नाम कम सुना है मैंने। सत्रिया असम से। इसका विकास 15वीं सदी में वैष्णव संत शंकर देव ने मठों यानी सत्रों में किया था। ओह, मठों में? हाँ, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, और इसमें पौराणिक कथाएं, खासकर कृष्ण लीलाओं का वर्णन होता है। इसकी स्टाइल में तांडव और लास्य दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं। और एक रह गया शायद, कुचिपुड़ी। अभिनय और कभी-कभी पीतल की थाली के किनारों पर डांस करने, जिसे तरंगम कहते हैं, जैसी खासियतों के लिए जाना जाता है। थाली पर डांस, वाह! ये विविधता तो सचमुच कमाल की है। और ये सब कहीं ना कहीं नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण के मूल सिद्धांतों से जुड़े हैं।
लेकिन इन नृत्यों की आत्मा तो उन कहानियों में बसती है जिन्हें ये कहते हैं। यहाँ पर गीता गोविंद और महाकाव्यों की भूमिका आती है, सही कहा ना? बिल्कुल। ये ग्रंथ इन कला रूपों के लिए कंटेंट का कह सकते हैं कभी न खत्म होने वाला स्रोत रहे हैं। जैसे 12वीं शताब्दी में जयदेव ने जो गीता गोविंद लिखी, उसे ही लीजिए। ये राधा और कृष्ण के प्रेम, उनके विरह और मिलन का अद्भुत काव्य है। श्रृंगार रस तो इसमें अपने चरम पर है। और इसका प्रभाव किन नृत्यों पर खासतौर से दिखता है? देखिए, ओडिसी नृत्य का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा गीता गोविंद के पदों पर आधारित अभिनय है। डांसर राधा की विरह वेदना या कृष्ण के लिए उसके प्रेम को बहुत ही बारीकी से दर्शाते हैं। अच्छा। मणिपुरी रासलीला में भी गीता गोविंद का असर साफ दिखता है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में पदम और जावली के रूप में गीता गोविंद के हिस्सों का इस्तेमाल श्रृंगार और भक्ति रस दिखाने के लिए खूब होता है। ये दिखाता है कि एक ही काव्य कृति कैसे अलग-अलग डांस स्टाइल्स में अपनी जगह बना लेती है। और हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत, इनका प्रभाव तो और भी ज्यादा व्यापक होगा, है ना? निश्चित रूप से। वाल्मीकि की रामायण, जिसमें राम का आदर्श चरित्र है, सीता का त्याग है, रावण पर विजय है, ये वीर, करुण और शांत रस का स्रोत है। कथकली में तो रामायण की कहानियों पर आधारित पूरी रात चलने वाले परफॉर्मेंस होते हैं। पूरी रात? बाप रे! हाँ, भरतनाट्यम में राम रावण युद्ध जैसे सीन से वीर और रौद्र रस दर्शाया जाता है। सत्रिया नृत्य के अंकिया नाट में भी रामायण के भक्ति वाले प्रसंग लिए जाते हैं। और महाभारत, जो धर्म, कर्म, युद्ध और ज्ञान की इतनी बड़ी गाथा है। व्यास की महाभारत, वो तो रसों का भंडार है। वीर रस अर्जुन भीम, रौद्र रस कुरुक्षेत्र युद्ध, द्रौपदी का अपमान, शांत रस गीता का उपदेश, करुण रस अभिमन्यु वध, सब कुछ है उसमें। हाँ, सही कहा। कथाकली में दुर्योधन वध या कीचक वध जैसे प्रसंग बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश किए जाते हैं। कुचिपुड़ी में सत्यभामा जैसे कैरेक्टर्स का चित्रण होता है। कथक में भी अक्सर महाभारत के पात्रों या कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कथाएं दिखाई जाती हैं। ये महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं देते, बल्कि कैरेक्टर्स के जरिए इंसानी भावनाओं की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का मौका देते हैं। और ये असर सिर्फ प्रदर्शन कलाओं तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, चित्रकला पर भी इन कथाओं का गहरा असर रहा है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है कि कैसे एक ही कहानी अलग अलग मीडियम में एक्सप्रेस होती है। भारत की कई लोक और मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल्स का मेन सब्जेक्ट यही ग्रंथ रहे हैं। जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, उसमें अक्सर कृष्ण राधा के प्रेम सीन गीता गोविंद से प्रेरित या राम सीता विवाह जैसे प्रसंग मिलेंगे। बहुत वाइब्रेंट रंगों और लाइनों में बने होते हैं। हाँ, देखिए मैंने, बहुत सुंदर होती हैं। बिल्कुल। या ओडिशा की पट्टचित्र शैली जो कपड़े पर बनती है, उसमें जगन्नाथ मंदिर की कथाओं के साथ साथ गीता गोविंद और महाभारत के सीन खूब मिलते हैं। और पहाड़ी और कांगड़ा शैलियों का भी जिक्र था हमारे नोट्स में। हाँ, हिमाचल और जम्मू की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में राधा कृष्ण का प्रेम, नायिका भेद, अलग अलग तरह की हीरोइनें और रामायण के सीन का बहुत ही कोमल और पोएटिक चित्रण मिलता है। और इसी की एक ब्रांच है कांगड़ा शैली। वो तो अपने गीता गोविंद और बिहारी सतसई पर आधारित पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनमें श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण होता है। कमाल है। तो इन सभी स्टाइल्स में हम देखते हैं कि कैसे वही मूल कथाएं, कृष्ण लीला, राम कथा, महाभारत के प्रसंग, लोकल कल्चरल रंगों और आर्टिस्टिक स्टाइल्स में ढलकर एक नई पहचान पाती हैं। ये दिखाता है कि ये कथाएं कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं भारतीय मानस में। तो आज हमने एक लंबी यात्रा तय की है। नाट्यशास्त्र के विशाल ज्ञान से लेकर अभिनय दर्पण की बारीकियों तक गए, नवरसों के भावनात्मक जगत से गुजरे, भारत के अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों की झलक देखी और आखिर में ये समझा कि कैसे गीता गोविंद और हमारे महान महाकाव्य रामायण और महाभारत न सिर्फ नाचने गाने की कलाओं को, बल्कि हमारे रंगों और रेखाओं यानी चित्रकला को भी सदियों से सींचते आ रहे हैं। हाँ, और अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो शायद दो बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे रस सिद्धांत और अभिनय की तकनीकी की ताकत जो हजारों साल बाद भी रेलेवेंट है, और दूसरी, इन कहानियों की टाइमलेस अपील जो पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों को इंस्पायर करती रही हैं और ऑडियंस को बांधे रखती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी कल्चरल एक्सप्रेशन बनाते हैं जो एक साथ गहरी भी है, बहुत फैली हुई भी है और लगातार इवॉल्व भी हो रही है। ये वाकई अद्भुत है।
कि कैसे ये प्राचीन जड़ें आज भी कला को पोषण दे रही हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है आज के इस दौर में जहां अभिव्यक्ति के माध्यम इतने बदल गए हैं, क्या सौंदर्य और भावना की इन गहरी पारंपरिक समझ से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। कला को रचने या उसे सराहने के हमारे आज के तरीकों पर, चाहे मीडियम डिजिटल हो, कंटेम्परेरी हो या पारंपरिक ही क्यों ना हो, सौंदर्य के इन प्राचीन जड़ों की समझ का क्या असर पड़ सकता है? क्या ये हमें कला के साथ और ज़्यादा गहराई से जुड़ने में मदद कर सकता है? इस पर विचार करना शायद आज के समय में और भी ज़रूरी हो गया है।